जो यूपी बोर्ड की जो मूल्यांकन की स्थिति है वो बहुत ख़राब है। कई बच्चे इस बार भी सुसाइड किए हैं। बच्चा 100 नंबर का हल करके आया है, सही हल करके आया है, और आफ्टर दैट उसको अगर नंबर बहुत कम मिलेंगे तो फिर उसके सामने दिक्कत खड़ी होती है। महमूदाबाद में कोई बहुत अच्छे विद्यालय नहीं है, तो महमूदाबाद में एक अच्छा विद्यालय डाला जाए। टेस्ट के माध्यम से, एक्स्ट्रा क्लासेस के माध्यम से, इवनिंग क्लासेस के माध्यम से जो भी हम परिश्रम करवा सकते हैं वो परिश्रम करवाते हैं। और हमारे पास जो सबसे बड़ी पूंजी है वह हमारे शिक्षक हैं। फिर से सभी विद्यालयों की, सभी बच्चों की, सभी टीचर्स की, सभी अभिभावकों की ये मांग है और उनकी ये चाहत है कि ये सेशन जुलाई से किया जाए। और विद्यार्थी अगर पढ़ना नहीं चाहता तो शिक्षक चाहे जितना पढ़ाए, उसके पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जिसकी परीक्षा होनी है, जिसका एग्ज़ाम होना, जिसको मार्कशीट मिलनी है, जिसको सर्विस मिलनी है, अगर वही केयरलेस है तो पढ़ाने वाला क्या करेगा। और मेरा विद्यार्थियों से कहना है कि छोटे लक्ष्य लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं है। अपनी आंखों में बड़े सपने पालने की आवश्यकता, और बड़े सपने पालने के बाद में फिर उस प्रकार का योजनाबद्ध रूप से काम करें। तो भैया चीन गए हुए हो, आज हम आए हैं महमूदाबाद में हम सीता इंटर कॉलेज, सीता एजुकेशनल ग्रुप के प्रबंधक, समाजसेवी, शिक्षाविद और साहित्यकार रमेश वाजपेयी के साथ। और यह एजुकेशनल ग्रुप लगातार शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ जनपद सीतापुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश में यहाँ कई बार जिला टॉप तो जाए दो, यूपी टॉप विद्यार्थी देकर श्रेय जाते हैं। और आइस कोनो फाल नहीं होते जिसमें टॉप 10 में यहाँ के विद्यार्थी न बनते। विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत अधिक है और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ माध्यमिक शिक्षा परिषद में यहाँ नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है विद्यालय। इसके प्रबंधक हमारे साथ में यहाँ हैं रमेश वाजपेयी जी। तो सबसे पहले हम उनसे पहला सवाल पूछना चाहते हैं, विद्यालय की स्थापना कब है रहा है? विद्यालय शुरुआती दौर में यहाँ का प्रारंभिक दौर रहा है और आज के समय में यहाँ जो है कत्ते नए कीर्तिमान स्थापित करें। तो सबसे पहले विद्यालय के थोड़ी भूमिका के बारे में आप बताओ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके वीटीवी चैनल के सभी दर्शकों को। विद्यालय की स्थापना बाल विद्या मंदिर के रूप में 25 जून 1981 को हुई थी। मैंने उस समय बीएड किया और एमए किया। मैं घर नहीं छोड़ना चाहता था, तो नगर के तमाम समाज सेवियों की एक बैठक हुई बुधवार वैश्य धर्मशाला में, और उसमें तय किया गया कि महमूदाबाद में कोई बहुत अच्छे विद्यालय नहीं है, तो महमूदाबाद में एक अच्छा विद्यालय डाला जाए। और ये तय हुआ कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जो बाग है उसमें विद्यालय संचालित किया जाए। तो प्यारेलाल लक्ष्मीकांत जी की बाग में ये विद्यालय 25 जून 1981 को इसका प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में मात्र 23 बच्चे थे। उन 23 बच्चों से लेकर के हम लोगों ने शुरुआत की। आप जान सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि 23 बच्चों के बीच में कोई प्यून तो रखा नहीं जा सकता था। तो हम लोग उस समय 1 घंटे पहले विद्यालय आते थे, क्लास में झाड़ू लगा देते थे, पट्टियों को झाड़ देते थे, ब्लैक बोर्ड को उतार देते थे, और बच्चों के आने से पहले हाथ धो करके शिक्षक हो जाते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके विद्यालय का विकास हुआ। छप्पर पड़े, छप्पर से फिर हम लोग टीन में आए, टीन से फिर पक्के भवन में आए। आफ्टर दैट फिर जिस भवन में आप बैठे हैं इसकी ज़मीन खरीदी गई और इसका भवन बना। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम की बिल्डिंग और उसका भवन, उसकी ज़मीन की व्यवस्था की गई। इसके बाद में फिर हम लोगों ने, हमारे जो बड़े भैया हैं शिवेंद्र कुमार शास्त्री सरल, जिनकी डेथ हो गई, तो बहुत बड़े साहित्यकार थे, बहुत बड़े कवि थे, हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। तो उनकी स्मृति में हम लोगों ने रामपुर मथुरा में शिवेंद्र कुमार शास्त्री मेमोरियल इंटर कॉलेज उसको खोला। आफ्टर दैट हमारा एक भतीजा था आशुतोष, और मेरे पूज्य पिताजी श्री ब्रजमोहन लाल वाजपेयी, उनकी स्मृति में हम लोगों ने अपने गाँव में सीबीएसई बोर्ड का विद्यालय डाला। तो आज विद्यालय के 5 भवन हैं और 3 इंटर कॉलेज हैं और एक जूनियर स्कूल का भवन है और एक इंग्लिश मीडियम प्राइमरी का भवन है। तो ये जो आपका यूपी बोर्ड से
प्रोसेस शुरू हुआ प्रारंभिक दौर में, जब समाचार पत्र कोई भी व्यक्ति देखता था तो सीता इंटर कॉलेज जिला टॉप का मामला रहता था। अब लेटेस्ट 2-3 साल से यूपी टॉप की शीर्ष जो टॉप 10 सूची रहती है उसमें सीता इंटर कॉलेज रहता है। ये इसके पीछे जो है आपके विद्यालय के शिक्षकों और आपकी स्वयं की मेहनत और इसके पीछे का जो क्या रहस्य है, लगातार जो है प्रदेश में विद्यालय नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और हम लोग पूरे वर्ष मॉनिटरिंग करते हैं अपने विद्यालय में, और महमूदाबाद के कई और विद्यालयों में वो सिस्टम शुरू हुआ है और प्रतिदिन बच्चों का टेस्ट होता है। यूपी बोर्ड में किस तरह से बच्चों को लिखना है वो लिखना यहाँ पर बताया जाता है, और जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से उनका बार बार रिवीजन कराते हैं। सिलेबस का रिवीजन तो होता ही है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस का, ऐसे लेसन्स का, ऐसे चैप्टर्स का बार बार रिवीजन करवाया जाता है। टेस्ट के माध्यम से, एक्स्ट्रा क्लासेस के माध्यम से, इवनिंग क्लासेस के माध्यम से जो भी हम परिश्रम करवा सकते हैं वो परिश्रम करवाते हैं। और हमारे पास जो सबसे बड़ी पूंजी है वह हमारे शिक्षक हैं। 39-40 वर्षों से पढ़ाने वाले टीचर्स भी अपने यहाँ पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ की चाहे हिंदी की फैकल्टी हो, चाहे मैथमेटिक्स की हो, चाहे बायो की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे इंग्लिश की हो, हमारी जो फैकल्टीज़ हैं सभी सब्जेक्ट्स में वो बहुत रिच हैं, बहुत अच्छी हैं। और इस कारण से जो उनका पढ़ाने का, बच्चों को समझाने का जो तरीका रहता है, मोड ऑफ टीचिंग रहता है, और वो इतना इफ़ेक्टिव रहता है, प्रभावशाली रहता है कि बच्चों की समझ में आ जाता है और बच्चे फिर टॉप करते हैं। मैं आपको बताऊं कि सन 2000 में जब हाई स्कूल का पहला बैच निकला तो उसी बैच में, तब कॉलेज सेंटर नहीं था, एक विनीत त्रिपाठी नाम का विद्यार्थी था चीनी मिल का, उसके पिताजी चीनी मिल में काम करते थे, तो उसने 9th पोजीशन यूपी बोर्ड में गेन किया। और इसके बाद सन 2002 में जब इंटरमीडिएट की परीक्षा हुई तो उसका 16वां स्थान यूपी में आया। तब से लेकर के आज तक हम लोग 2023 में टॉपर रहा यहाँ का विद्यार्थी, 2024 में हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों के टॉपर्स रहे, और हम लोग लगातार यूपी बोर्ड में टॉप कर रहे हैं, प्रदेश की मेरिट में आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ आपसे, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो यूपी बोर्ड की जो मूल्यांकन की स्थिति है वो बहुत ख़राब है। कई बच्चे इस बार भी सुसाइड किए हैं। बच्चा 100 नंबर का हल करके आया है, सही हल करके आया है, और आफ्टर दैट उसको अगर नंबर बहुत कम मिलेंगे तो फिर उसके सामने दिक्कत खड़ी होती है। लापरवाह विद्यार्थियों की संख्या सभी विद्यालयों में लगातार बढ़ती जा रही है यूपी बोर्ड के, क्योंकि विद्यालय का विद्यार्थी जो भी है हाई स्कूल इंटरमीडिएट का, उसके बारे में हम जान रहे हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी डेप्थ क्या है। ऐसे में जब कमज़ोर विद्यार्थी बहुत अच्छे नंबर पा जाता है और अच्छा विद्यार्थी क्लास का कम नंबर पाता है, तो फिर उसके दिमाग में ये सोच आती है कि विद्यार्थी इतना एब्सेंट रहता था, क्लास ज्वाइन नहीं करता था, टेस्ट में फेल हो जाता था, क्वार्टरली एग्ज़ाम में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, प्री बोर्ड एग्ज़ाम में फेल हो जाता था, बहुत कम नंबर मिलते थे। हाँ, बोर्ड में उसको 80-85% नंबर मिले हैं। तो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी, उनके दिमाग में कभी कभी आता है ये कि पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, यूपी बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो मेरा बोर्ड के अधिकारियों से, मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से और जो भी अधिकारी, उन सब से आग्रह निवेदन है कि बोर्ड की जो साख पहले थी, उस बोर्ड की साख को वापस करने की आवश्यकता है, और जब तक ये नहीं होगा तब तक इस गिरावट को हम रोक नहीं सकते हैं। हमारा तो यूपी बोर्ड के अधिकारियों से ये भी निवेदन रहेगा कि ये जो गिरावट है, इस गिरावट को रोकने के लिए जो लड़कियों का सेंटर है, इस सेंटर को भी पास पड़ोस के दूसरे विद्यालयों में ही भेजा जाए। ये अपने कॉलेज में लड़कियों का सेंटर भी न रहे, और मूल्यांकन जो है ना वो सुधारा जाए। स्कूटनी में इस समय 500 रुपये पर सब्जेक्ट जमा कराया जा रहा है। जब विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि स्कूटनी फॉर्म आपने भरा, 500 रुपये आपने जमा किए, क्या हुआ, तो होता उसमें कुछ नहीं है। तो स्कूटनी फॉर्म भराने के बाद में कम से कम कापियों का पुनर्मूल्यांकन हो। मेरा तो एक बहुत बड़ा सुझाव ये रहेगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो स्कूटनी की फ़ी है, ये 500 के बजाय भले ही 1000-2000 रुपये कर दी जाए, लेकिन एक नियम, एक रूल इस प्रकार का बनाया जाए कि जो भी विद्यार्थी
स्क्रूटनी फॉर्म भरेगा, उसकी कापियों का पुनर्मूल्यांकन विषय विशेषज्ञों की निगरानी में होगा, और अगर उसकी शिकायत गलत है तो वो 2000 रुपये बोर्ड को नहीं, जिसने कॉपी चेक की है ऐसे शिक्षक को दिए जाएंगे। और अगर विद्यार्थी की शिकायत वाजिब है तो ऐसे 2000 रुपये उस शिक्षक से वसूले जाएंगे जिस शिक्षक ने उस विद्यार्थी की कापी का मूल्यांकन किया है। ये अगर तरीका अडॉप्ट कर दिया जाए तो कापियों का मूल्यांकन ये अपने आप सुधर जाएगा। होता ये है, गर्मी में कापियों का मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन केंद्रों पर बहुत अच्छी कोई व्यवस्था नहीं होती है। अब शिक्षकों के पास में संसाधन है तो लोग घरों पर ज़्यादा रहते हैं, और ऐसी स्थिति में बहुत अच्छे जो शिक्षक हैं वो कम संख्या में जाते हैं कापियों का मूल्यांकन करने के लिए, चेक करने के लिए सेंटर पर। तो स्वाभाविक रूप से जिनको बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनको कापियाँ मिल जाती हैं। और ऐसे शिक्षकों को जब कापियाँ मिलती हैं तो वो एवरेज नंबर देते हैं, ताकि कोई शिकायत भी नहीं करने पाए, कोई फेल भी नहीं है, किसी के बहुत अच्छे नंबर भी नहीं है। और जब एवरेज नंबर मिलते हैं तो बहुत से जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो फेल होने की स्थिति में हैं, उनको अच्छे नंबर मिल जाते हैं, वो पास हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, 90 प्लस होते हैं, 95 प्लस होते हैं, वो 100 के आसपास में होते हैं, तो उनको नंबर जो एवरेज मिलते हैं तो बहुत कम मिलते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी डिवीज़न, उनका रैंक, उनकी मेरिट, ये सब धराशायी हो जाती है। तो इस पर विशेष सुधार करने की आवश्यकता है। और बोर्ड के अधिकारी अगर, और हमारे शिक्षा मंत्री जी, हमारे डायरेक्टर साहब, ये अधिकारी, मेरा तो एक सुझाव रहेगा ये कि प्रदेश के 100-200 विद्यालयों को विद्यालय चिन्हित बोर्ड करें। ऐसे 100-200 विद्यालयों के प्रिंसिपल्स को, वहाँ के कुछ बच्चों को, वहाँ के अभिभावकों को, उनको बुला करके और उनसे वार्ता करके जो सुधार अपेक्षित है वो सुधार किया जाए। होता ये है कि ये बात हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है, यूपी बोर्ड के नियम वे लोग बनाते हैं, वे अधिकारी बनाते हैं जिनके बच्चे यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और इससे जो साख थी यूपी बोर्ड की, उस साख में बहुत गिरावट है। पुराने जो हाई स्कूल के पास लोग मिलते हैं, इंटरमीडिएट के पास लोग मिलते हैं, और आज के एमए पास लोग मिलते हैं। आप खुद जानते हैं इस बात को। मैं तो प्रिंसिपल के नाते कह सकता हूँ, एमए पास लोग आते हैं, बीएड किए हुए लोग आते हैं। हिंदी पढ़ाएंगे, हिंदी की एप्लीकेशन कह दीजिए, इंग्लिश पढ़ाएंगे, इंग्लिश में एप्लीकेशन कह दीजिए, तो इंग्लिश की और हिंदी की एप्लीकेशन ठीक से नहीं ले पा रहे। मैं सभी विद्यालयों के बच्चों को, अपने विद्यालय को भी शामिल करके कहता हूँ, कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी क्षमता वो नहीं है जितने नंबर उनको मिले, और कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी क्षमता के अनुरूप उनको नंबर नहीं मिले। जितना अच्छा उन्होंने सॉल्व किया वैसे नंबर नहीं मिले, और ऐसे बच्चे बहुत हैं जिन्होंने उस रूप में सॉल्व नहीं किया जितने नंबर उनको मिले हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हताशा और निराशा अच्छे विद्यार्थियों में होती है, और जो लापरवाह हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है, और जब प्रोत्साहन मिलेगा तो लापरवाही स्वाभाविक रूप से बढ़े। अब किसी भी कॉलेज में पूछ लीजिए, आज पढ़ने विलंब वाले विद्यार्थियों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। तो ये जो निरंतर घटती जा रही है, इसके पीछे यही है कि जब तक परीक्षा में सख्ती नहीं होगी, मूल्यांकन सख्ती से नहीं होगा। एक समय था राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, अब देखिए 25%, 28% रिजल्ट था, और आज देखिए रिजल्ट कहाँ है। और पढ़ाई तक जैसी हो नहीं रही, विद्यार्थी उस जैसी तैयारी नहीं कर रहा। आप खुद इस बात को मार्क कर रहे होंगे कि हम लोगों के समय में जिस प्रकार का हम लोग तैयारी करते थे, जिस प्रकार से हम लोग मेहनत करते थे, जिस प्रकार से हम लोगों का अनुशासन रहता था, जिस प्रकार से हम लोग पढ़ाई के प्रति सतर्क सावधान रहते थे, वो चीज़ आज नहीं है। और नहीं है तो हमारे अधिकारियों को ही इसका उत्तर खोजना पड़ेगा, और ये उत्तर विद्यार्थियों से बात की जाए, ये उत्तर शिक्षकों से बात की जाए, ये उत्तर जो है ना वो गार्जियन से बात की जाए, तो इसका उत्तर निश्चित रूप से मिलेगा। जो भी कारण हो, उन कारणों का निवारण बहुत आवश्यक है। एक समय था कि पूरे देश में यूपी बोर्ड की साख थी, आज वो साख प्रभावित हुई है, हर आदमी इस बात को जानता है। इसमें जो है कौन कौन सुधार, जैसे आपने सहयोग सुधार बताया कि ई तरीके से मूल्यांकन होते हैं, ऐसे होते हैं, कुल मिलाई के यहाँ और जो है का बेहतर किया जाए कि देखो कोरोना काल के बाद जो है विद्यार्थी जो है ये पता चलेगा बिना क्लास करे जो है हमारा काम चल रहा है, तो कक्षा के प्रति विद्यार्थी का लगाव दूर हो रहा है, यह बात में है तुमको संदेह नहीं है। तो ऐसे में यहाँ जो कक्षा के प्रति विद्यार्थियों का रुझान दूर होगा है और विद्यालय बच्चे आना नहीं चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है टीचर कैसे बेहतर कहते हैं, तो ई पर आप क्या का विचार है? देखिए,
1 जुलाई से सेशन स्टार्ट होता था यूपी बोर्ड का, आज 1 अप्रैल से हो रहा है। तो अप्रैल में एडमिशन, मई में एडमिशन, जून में एडमिशन, जुलाई में एडमिशन और 15 अगस्त तक एडमिशन। समय कितना बचा? फरवरी में परीक्षाएं, उसमें बीच में प्रैक्टिकल्स होंगे, तमाम सारे और अवकाश ऐसे हैं जो होंगे ही होंगे। तो पढ़ाई का बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है। सुझाव मैं जानता हूँ मेरे सुझाव देने के बाद भी वो सुझाव नहीं माना जाएगा, क्योंकि कई लोग और प्रकार के तर्क देते हैं, लेकिन फिर से सभी विद्यालयों की, सभी बच्चों की, सभी टीचर्स की, सभी अभिभावकों की ये मांग है और उनकी ये चाहत है कि ये सेशन जुलाई से किया जाए। नंबर 1। नंबर 2, परीक्षा में जो मूल्यांकन है वो पारदर्शी किया जाए और मूल्यांकन में सख्ती की जाए। नंबर 3, लड़कियों का सेंटर भी पास पड़ोस के, बहुत दूर न भेजा जाए, लेकिन पास पड़ोस के विद्यालयों में भेजा जाए, जहाँ भी सेंटर्स हैं वहाँ भेजा जाए। स्वकेंद्र की व्यवस्था वो समाप्त कर दिया है। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि सुधार निश्चित रूप से होगा। संभवतः यह है कि अगर रिजल्ट खराब आएगा तो विपक्ष ये कहेगा कि पढ़ाई चौपट है, शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, आपकी सरकार में बहुत गिरावट है। तो ये कारण भी रहता है कि भाई नहीं, गिरावट नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के गिरावट है, विद्यार्थी के अंदर पढ़ने का जो भाव था वो समाप्त होता जा रहा है। और विद्यार्थी अगर पढ़ना नहीं चाहता तो शिक्षक चाहे जितना पढ़ाए, उसके पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जिसकी परीक्षा होनी है, जिसका एग्ज़ाम होना, जिसको मार्कशीट मिलनी है, जिसको सर्विस मिलनी है, अगर वही केयरलेस है तो पढ़ाने वाला क्या कर सकता है? एजुकेशनल ग्रुप में यहाँ जो है 5 विद्यालय हैं, और तो कत्ते विद्यार्थी इतने कहीं अध्ययनरत हैं और कत्ते एम्प्लॉई यानी शिक्षक और अन्य शिक्षणेतर कर्मचारियों की संख्या लगभग में यहाँ कत्ती है। यह जो है आप थोड़ा बताए दो ताकि हमारे श्रोता उनकी जान दें। हमारे यहाँ इस समय सभी ब्रांचेज में मिला करके लगभग 6000 प्लस बच्चे वो अध्ययनरत हैं और 300 प्लस का टीचर्स का स्टाफ है। बाकी ड्राइवर्स हैं, 4th क्लास एम्प्लॉइज, कुल मिलाकर लगभग 350 परिवार ऐसे हैं जो कॉलेज से सीधे जुड़े। साहित्य के क्षेत्र में यहाँ आपकी बड़ी रुचि है, कविता पाठ भी आप जो है लगातार साहित्यिक संबंधी कार्य आप करत रहते हो। तो शिक्षा के साथ साथ जो है आप बताइए करो कि हमारे भाई जो है बहुत बड़े साहित्यकार रहे, तो साहित्य के क्षेत्र में यहाँ आपकी रुचि कैसे जागे जो है उमा जो है कौन विधा पर आपके ज़्यादा रुचि है, थारा यहाँ बताए दो। साहित्यिक क्षेत्र में रुचि मेरी प्रारंभ से, मेरे पिताजी उनको बहुत सारे छंद याद थे। वो छंद पढ़ते थे, सुनाते थे। धीरे धीरे करके मुझको वो छंद कंठस्थ हुए। भैया लिखते थे, उनके भी छंद कंठस्थ हुए। तो फिर धीरे धीरे करके उन्हीं की प्रेरणा से मैंने लिखना शुरू किया। लेकिन आज की डेट में सच्चाई ये है कि मुझे कविता लिखने के लिए वो बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है। हमारा जीवन इतना व्यस्त है, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो तो हम आपको हर जगह दिखाई पड़ेंगे। विद्यालय आवर्स में हमको अपनी ड्यूटी करनी है। माँ संगड़ा धाम की व्यवस्था में जो भी हो सकता है वो करते हैं। तो बस आप समझिए कि सबई नचावत राम गोसाई, बस उसी पर जीवन चल रहा है। मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, समझे। तो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, बस वो स्थिति है। आखिरी में है एक सवाल आपने बस खाली पूछा चाहिए था, जो विद्यार्थी हाई स्कूल इंटर के तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके मार्गदर्शन में लगातार बच्चे जिला और प्रदेश टॉप करत हैं, तो कोई विद्यार्थी के यहाँ कहूँ भी पढ़त हों, कोई विद्यार्थी के यहाँ और जो शिक्षक लोग हैं उनका जो है हमारे चैनल BTV न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो इनके में जो कार्यक्रम हमारे जो है BTV न्यूज़ चैनल पर चलत है लोक भाषा अवधि में, यहाँ इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सभी विद्यार्थियों से यह कहना चाहते हैं कि हमारे हाई स्कूल में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर इंटरमीडिएट में आ रहे हैं, कितने नंबर ग्रेजुएशन में आ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है हम कौन सा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं और बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम क्या कर रहे हैं। और मेरा विद्यार्थियों से कहना है कि छोटे लक्ष्य लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं है। अपनी आंखों में बड़े सपने पालने की आवश्यकता, और बड़े सपने पालने के बाद में फिर उस प्रकार का योजनाबद्ध रूप से काम करें तो निश्चित रूप से
वो सफल हो सकते हैं। मैं अपने विद्यालय के बारे में बताऊं, तमाम विद्यार्थी देश विदेश में बड़े बड़े पदों पर काम करते हैं, वो प्रेरणा स्रोत हैं। छोटे छोटे परिवारों से आप देखिए, कलाम साहब को देख लीजिए, कितने गरीब परिवार से निकल कर इसके बाद में वो मिसाइल मैन बने, राष्ट्रपति बने। लाल बहादुर शास्त्री जी को देख लीजिए, इतने छोटे से परिवार से निकल करके इसके बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसे में तमाम राजनेताओं के नाम बता सकता हूँ। पी शिवशंकर जी दिल्ली में बूट पॉलिश करते थे, पेट्रोलियम मंत्री बने। आपके जो वो थे कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराम केसरी जी बैंड बजाते थे। जो हमारे देश के आंतरिक गृह मंत्री रहे राजेश पायलट भी दूध बेचने का काम करते थे। वहाँ से उन्होंने स्टार्टअप किया और कहाँ तक पहुँचे। तो हमारा अगर संकल्प मजबूत है और संकल्प का विकल्प नहीं होता और हमारा लक्ष्य हमारी आंखों के सामने है, तो फिर निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। वो हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा, सफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें, और जब तक न सफल हों चैन नींद की त्यागें हम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागें हम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमें एक छोटे से खरगोश से और छोटे से कछुए से सीखने की आवश्यकता है। हमें कभी भी यह नहीं कि सब कुछ हमको पता है, सब कुछ हम कर सकते हैं, और यह नहीं कि हम ये कर नहीं सकते हैं। ये दोनों प्रकार के भाव नहीं होने चाहिए। एक इंसान के नाते और जीवन के नाते हमें इस प्रकार के संकल्प लेने की आवश्यकता है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकें और किसी ऐसे स्थान पर पहुंच करके हम समाज में भी परिवर्तन कर सकें। ऐसे संकल्प के साथ युवाओं को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो भैया, ये हमारे साथ में यहाँ रहे रमेश वाजपेयी, प्रबंधक हैं सीता एजुकेशनल ग्रुप केयर। आपके ग्रुप में यहाँ 5 विद्यालय जो है हैं और लगातार आप जो है शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में यहाँ कार्य कर रहे हैं, और आपके विद्यालय से ने लगातार जो है टॉप 10 उत्तर प्रदेश में टॉपर निकलते रहे हैं, और अभी जो है लगातार 2 बार जो है यूपी टॉप जो फर्स्ट रैंक रही है उसमें भी आपके विद्यालय से विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है, और आप लगातार अच्छे कार्य कर रहे हो। जो वीडियो आपके यहाँ कैसा लगा, इनके मिलो कार्यक्रम, आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ प्रतिक्रिया दो, और अगर कोई सुझाव हैं वो भी आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में यहाँ लिखो। कार्यक्रम कैसा लगा आप बताओ। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज के यहाँ फॉलो करो, यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल के यहाँ सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद।